हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल तक की समसामयिकी घटनाओं पर आधारित है। हम इसका ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ रहे हैं, जिसमें इसका दूसरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण है, जिसमें अभी तक हमने एक पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया है, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा पार्ट सेकंड होगा, जिसमें हम जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको कंप्लीट करेंगे। इस रैंकिंग क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में पढ़ेंगे। इस रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी क्यूएस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गौरतलब है कि वर्ष 2009 में वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन किया जा रहा है और यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। संबंधित तथ्य में 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी की। 8 नवंबर 2022 को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इस रैंकिंग में यह 15वां संस्करण है तथा इस वर्ष में रैंकिंग में कुल 760 संस्थानों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन से हैं, जिसमें पहले नंबर पर है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, जो 100% स्कोर प्राप्त किए हुए हैं। दूसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो दूसरे नंबर पर है, जो सिंगापुर का है। तीसरा है सिंघुआ विश्वविद्यालय, यह भी चीन का है। मतलब टॉप 3 में 2 विश्वविद्यालय चीन के हैं। वर्ष 2023 की रैंकिंग में कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट रैंक पर आए हुए हैं आईआईटी बॉम्बे, सेकंड पर और आईआईटी दिल्ली, थर्ड पर आया है आईआईएसी बेंगलुरु कर्नाटक, जिसमें एशियाई रैंक में आईआईटी बॉम्बे की 40वीं रैंक है, आईआईटी दिल्ली की 46वीं, आईआईएसी बेंगलोर की 52 और आईआईटी मद्रास की 53 है। और आईआईटी खड़गपुर की भारतीय स्तर पर 5th रैंक है और 61वीं क्षेत्रीय स्तर पर है। और 6 नंबर पर आईआईटी कानपुर और वैसे 66 नंबर पर, और दिल्ली विश्वविद्यालय 7th नंबर पर और वैसे 85वीं रैंक पर है। अब आता है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 के बारे में। टाइम्स वैश्विक रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक कार्यक्रम है। वर्ष 2023 की रैंकिंग 5 क्षेत्रों में 13 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है। तथ्य में 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी की। वर्ष 2023 की रैंकिंग में 104 देशों एवं क्षेत्रों की कुल 1799 विश्वविद्यालयों की रैंक प्रदान की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 19 वर्षों के इतिहास में शामिल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यह सबसे बड़ा संस्करण है तथा समग्र रैंकिंग में यूएसए के सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय शामिल है। इसके बाद जापान के 117, यूके के 103, चीन के 95 और भारत के 75 विश्वविद्यालय शामिल हैं। रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुई है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर है तथा चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है और कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है तथा शीर्ष 300 विश्वविद्यालय की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा है। ये इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब पढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर है। नोबेल पुरस्कार से 2022 के बारे में संपूर्ण विवरण उसमें दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ पढ़ते हैं कि 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उल्लेख हेतु उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिज रिक्सबैंक, जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, ने 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। इससे संबंधित तथ्य में पहला आता है 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया, जिसमें है बेन एस वनारके, द
ब्रुकलिंग्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी यूएसए के हैं ये। दूसरे हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हैं, ये भी यूएसए के हैं। और तीसरे हैं फिलिप एच डायविक जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस यूएसए के हैं। इनको यह पुरस्कार दिया गया। इन तीनों अमेरिकी शास्त्रियों को बैंकों संकट पर शोध करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब पढ़ते हैं नोबेल शांति प्राइज 2022 के बारे में। 7 अक्टूबर 2022 को ऑस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार एक व्यक्ति तथा 2 संगठनों को दिया गया, जिसमें विजेता है पहला एलिस बिल्यात्स्की, दूसरे मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये तीसरा है। एलिस बिल्यात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इन्होंने वर्ष 1996 में बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों की प्रतिक्रिया स्वरूप बायसना नामक संगठन की स्थापना की थी। और दूसरे नंबर पर आता है मेमोरियल। यह एक मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में पूर्व सोवियत संघ में की गई थी। इसके संस्थापकों में वर्ष 1975 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वेतलाना गन्नुस्कीना शामिल थे। और यूक्रेन में मानवाधिकारों एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की गई थी। इसमें 3 इसके है, कौन सा, एलिस बेलियात्स्की, दूसरा मेमोरियल और तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। अब आता है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। 6 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2022 हेतु साहित्य के नोबेल प्राइज की घोषणा की गई। वर्ष 2022 हेतु साहित्य का नोबेल प्राइज 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी ऑर्ने को दिया गया। साहित्य का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली ये पहली फ्रांसीसी महिला, जबकि समग्र रूप से यह 17वीं महिला है। पहली फ्रांसीसी और समग्र रूप से 17वीं। इनका प्रथम उपन्यास लेस आर्मिनीज बिडीज है, जो अंग्रेजी में वर्ष 1990 में क्लीन्ड आउट नाम से प्रकाशित वर्ष 1974 में हुआ था। इनके अन्य 1974 में इसे लीज आर्मरेज बिडीज कहा गया तथा 1990 में इसे क्लीन्ड आउट के नाम से प्रकाशित इसका अंग्रेजी संस्करण। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास में है अ मैन्स प्लेस और अ वुमेन्स स्टोरी, द ईयर्स। इनके 3 उपन्यास मुख्य हैं। अब आता है रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज। 5 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया उसमें है, पहले आते हैं कैरोलिन आर बर्टोजी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं। दूसरे आते हैं मोर्टन मेल्डर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क के हैं। और तीसरे आते हैं के बेरी शार्पलेस जो स्क्रिप्स रिसर्च जो अमेरिका के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। बेरी शार्पलेस एवं मॉर्टन मेल्डर ने रसायन विज्ञान की एक नई कार्यात्मक रूप से क्लिक केमिस्ट्री की अवधारणा रखी थी तथा कैरोलिन बर्टोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम तक पहुंचाया तथा जीवित जीवधारियों पर इसका प्रयोग आरंभ किया। कैरोलिन ने बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रियाओं का विकास किया जो जीवित जीवधारियों के अंदर कोशिका के सामान्य रसायन शास्त्र को बाधित किए बिना संचालित होती है। उल्लेखनीय है कि यह दूसरा अवसर है जब बेरी शार्पलेस को यह रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन्हें 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। यह दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले दूसरे वैज्ञानिक बन गए। फ्रेडरिक सेंगर रसायन विज्ञान नोबेल प्राइज को 2 बार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जो फ्रेडरिक सेंगर जो यूके के थे, उनको 1958 और 1980 में दिया गया था, जो प्रथम व्यक्ति बने, और दूसरे व्यक्ति बने बेरी शार्पलेस जिनको 2001 में दिया गया और ये अभी 2022 में दिया गया। अब आता है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022। 4 अक्टूबर 2022 को स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 हेतु भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष का यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया उसमें पहले हैं एलन एस्पेट जो फ्रांस से हैं, जॉन एफ ब्लकलॉजर जो दूसरे हैं जो अमेरिका से हैं, तीसरे हैं एंटोन जिलिंगर जो ऑस्ट्रिया से हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए फोटोनों पर किए गए प्रयोगों, बेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम विज्ञान में क्रांति लाने के लिए प्रदान किया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने इंटीग्रल्ड क्वांटम अवस्था पर एक क्रांतिकारी प्रयोग संचालित किए। अब आते हैं चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज 2022। 3 अक्टूबर 2022 को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिन्स्का
इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा वर्ष 2022 हेतु चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पावो को प्रदान किया गया है। पुरस्कार विलुप्त मानवनुमा आदि मानव प्रजातियों की जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाता है। इन्होंने निएंडरथल के जीनोम की संरचना का मापन किया, जो वर्तमान समय में मनुष्य के विलुप्त पूर्वज या संबंधित हैं। इन्होंने पूर्व में अज्ञात देनिशुबा नामक मानवनुमा प्रजाति की खोज भी की थी। पावो की यह महत्वपूर्ण खोजों ने विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया, जिसे पैलियोजेनोमिक्स कहते हैं। अब पढ़ते हैं म्यांमार FATF की ब्लैक सूची में शामिल हो गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था है, जिसे वर्ष 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर FATF की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके कुल 39 सदस्य हैं, जिनमें 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इंडोनेशिया FATF का प्रमुख पर्यवेक्षक देश है और भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य देश है। 24 फरवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। इसमें टोटल वर्तमान में 39 देश हैं, जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में हुई थी तथा इसमें 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं और भारत ने इसकी सदस्यता 2010 में ली थी और 24 फरवरी 2023 को FATF को रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। अब आता है स्मरणीय तथ्य में। इसमें पहला आता है अक्टूबर 2022 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सिंगापुर के KT राजाकुमार द्वारा की गई। इस बैठक में म्यांमार में को FATF की ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। ब्लैक सूची को आधिकारिक रूप से हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट टू आ कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया है, जबकि पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर निकाला गया। ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर ज्यूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है। ये इससे संबंधित फैक्ट है। पहला तो ये कि जो ब्लैक सूची में शामिल है, ब्लैक सूची में शामिल किया जाता है। दूसरा ग्रे सूची में शामिल किया गया है, जिसमें ग्रे सूची से हटाया गया है पाकिस्तान, निकारागुआ को और शामिल किया गया है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया को। और ब्लैक सूची में शामिल किया गया है म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ कोरिया को, जो उत्तर कोरिया में स्थित है, इसको शामिल किया गया है। अब आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के बारे में। वैश्विक नवाचार सूचकांक वर्ष 2007 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है तथा इस सूचकांक द्वारा सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट की भागीदारी से किया गया। साथ ही इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारों यथा द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इको पेट्रोल कोलंबिया तथा टर्किश एक्सपोर्टेज असेंबली की सहयोगी भूमिका रही है। 29 सितंबर 2022 को वैश्विक नवाचार सूचकांक के 15वां संस्करण प्रकाशित किया गया। इस संस्करण का शीर्षक है नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में विश्व की कुल 132 अर्थव्यवस्था को नवाचार प्रदर्शन को मापने पर उनकी रैंकिंग प्रदान की गई है तथा वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था रहा है, लगातार 12वें वर्ष। और चीन को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है और शीर्ष 30 देशों में शामिल एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। इसमें प्रथम रैंक पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने 36.6 स्कोर के साथ 40वीं रैंक और 2021 में इसने 46वीं रैंक प्राप्त की थी, जो अभी तक भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंक है। उल्लेखनीय है कि तुर्की जिसको 37वां स्थान, भारत को 40वां स्थान पहली बार इस सूचकांक में 40 देशों में शामिल हुआ है। साथ ही भारत निम्न मध्यम आय समूह वाले देशों तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है। भारत, केन्या, मोल्डोवा तथा वियतनाम ने रिकॉर्ड लगातार 12वें वर्ष 2011 से 22 तक में इनोवेशन अचीवर्स का खिताब हासिल किया है और वर्ष 2022 में पहली बार इंडोनेशिया ने 75वां, उज्बेकिस्तान ने 82वां और पाकिस्तान ने 87वां इनोवेशन अचीवर का दर्जा प्राप्त किया है तथा इसमें वर्ष 2022 में टोक्यो योकोहामा जो जापान में स्थित है को विश्व का शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब कहा है
और विश्व के शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहर बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई शामिल है। अब आता है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के बारे में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक विकसित एवं विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने का एक प्रमुख साधन है। यह सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन एवं निर्मित तथा कार्टोवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया है। यह सूचकांक सर्वप्रथम वर्ष 2022 में जारी किया गया था। इसके तहत 113 देशों की खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन 4 प्रमुख स्तंभों के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला है खाद्य सामर्थ्य, दूसरा है खाद्य उपलब्धता, तीसरा गुणवत्ता एवं सुरक्षा, चौथा है स्थिरता और अनुकूलन। 20 सितंबर 2022 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। इस वर्ष के सूचकांक के 113 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें यह 11वां संस्करण है। पहली रैंक पर फिनलैंड है, दूसरी रैंक पर आयरलैंड और तीसरी रैंक पर नॉर्वे आता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 23 देशों में भारत की रैंक 14वीं है तथा खाद्य उपलब्धता स्कोर में भारत का स्कोर 62.3 है। अब आता है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। 3 भारतीय शहर शामिल हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लर्निंग संयुक्त राष्ट्र का एक संगठनात्मक निकाय है जिसका वैश्विक अधिशेष जीवन पर्यंत अधिगम है। UIL हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है। स्थानीय सरकारों को जीवन पर्यंत अधिगम रणनीतियाँ विकसित करने की मदद के लिए UIL ने यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग की स्थापना की और इस नेटवर्क को वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया। यूनेस्को GNCLC एक अंतर्राष्ट्रीय नीति उन्मुख नेटवर्क है और इसमें विश्व भर के 76 देशों के 294 शहर शामिल हैं जो एक दूसरे के बीच प्रेरणा, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करते हैं। इससे संबंधित तथ्य में पहला आता है कि 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के 44 देशों के 77 शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई। इन 77 शहरों में 3 भारतीय शहर शामिल हैं, जिसमें 3 भारतीय शहर में पहला आता है नीलांबर केरल, दूसरा त्रिशूर केरल और तीसरा वारंगल तेलंगाना का है। केरल के 2 आते हैं, नीलांबुर और त्रिशूर, और तेलंगाना का वारंगल। इस नेटवर्क में जगह बनाने वाले उपयुक्त भारतीय शहर देश के पहले प्रवेशकर्ता बन गए हैं। त्रिशूर शहर के बारे में, यह शहर केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। यह अपने आभूषण उद्योग, विशेष रूप से सोने के लिए भी जाना जाता है। नीलांबुर को सागौन का स्थल भी कहा जाता है। यह भारत के केरल राज्य में स्थित एक पारिस्थितिकी पर्यटन गंतव्य स्थल है। उल्लेखनीय है कि सामान्यतः यूनेस्को द्वारा 5 लाख एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों को ही GNLC में शामिल करने की प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि नीलांबुर GNLC में शामिल होने वाला ऐसा पहला नगर है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। और वारंगल यह तेलंगाना का शहर है। अब पढ़ते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के बारे में। पहली बार इस रिपोर्ट को 2006 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना था। और इस रिपोर्ट को 4 आयामों के आधार पर व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है, जिसमें पहला आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, तीसरा स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में। 13 जुलाई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जिसमें कुल 146 देश का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 68.1% है और रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान स्थिति के अनुसार विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में 132 वर्ष लग जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। हालांकि सूचकांक में शामिल शीर्ष देशों में आइसलैंड ने न्यूनतम 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी तक कोई भी देश इसको प्राप्त नहीं कर सका। लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी क्षेत्र है तथा आइसलैंड को लगातार 13वीं बार विश्व का सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया। इसमें पहली रैंक पर आता है आइसलैंड, दूसरी पर आता है फिनलैंड और तीसरी पर आता है नॉर्वे। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देशों में आता है पहला अफगानिस्तान जो 146 रैंक पर है, फिर आता है पाकिस्तान, फिर आता है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और भारत ने अब तक अपने 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर लिया है। भारत वर्ष 2021 की तुलना में 5 स्थानों में सुधार के साथ वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर है और 2021 में यह 156 देशों की सूची में 140वें स्थान पर है और प्रेजेंट में 146 देशों में 135वें स्थान पर है।
अब आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा 2 वर्ष में जारी किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी करती है। यह रिपोर्ट का प्रकाशन 1951 से किया जा रहा है। 11 जुलाई 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई तथा यह इसकी 27वीं रिपोर्ट है। 1950 से लेकर अब तक की अवधि के लिए 237 देशों या क्षेत्रों की जनसंख्या संबंधी आकलनों को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में वर्ष 2100 की जनसंख्या का अनुमान शामिल है, जो क्षेत्रीय, वैश्विक, राष्ट्रीय स्तरों पर संभावित परिणामों की एक श्रृंखला को दर्शाती है। WPP 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब अनुमानित है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के तहत वैश्विक जनसंख्या निम्नानुसार बढ़ सकती है, जिसमें वर्ष 2030 का 8.5 बिलियन, 2050 तक 9.7 बिलियन और 2100 तक 10.4 बिलियन तक पहुंच जाएगी। वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक अनुमानित वृद्धि में जिन 8 देशों को केंद्रित होना संभावित है वे हैं भारत, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया। रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर वर्ष 2019 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72.8 वर्ष तक पहुंच गई है और 1990 के बाद से 9 वर्षों की वृद्धि को दर्शाता है। और वर्ष 2050 तक विश्व भर में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की आबादी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी से 2 गुना से भी अधिक होने की अनुमान है। इसमें दिखाया गया है कि पहले नंबर 1990 में चीन पहले नंबर पर था और 2022 में चीन था और 2023 में जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें भारत पहले नंबर पर पहुंच गया है और इसमें संभावना दिखाई गई है कि 2050 तक भारत पहुंचेगा, जो इसने 2023 में ही इसको प्राप्त कर लिया है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर 1990 में भारत था, 2022 में भारत था, अब 2050 में चीन इसको बताया गया और 2023 में भी चीन ही है। इसमें जो तीसरे नंबर पर है 1990 में अमेरिका, 2022 में अमेरिका, 2023 में भी अमेरिका और 2050 में भी अमेरिका है। इसमें इंडोनेशिया 1990 में था, 2022 में इंडोनेशिया और 2050 में नाइजीरिया है। और इसी तरह ब्राज़ील 5वें नंबर पर 1990 में था, फिर पाकिस्तान 2022 में था और 2023 में भी पाकिस्तान है और 2050 में भी पाकिस्तान होगा। अब पढ़ते हैं भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों को उनकी सांस्कृतिक विरासत को प्रभावी संरक्षण हेतु उपायों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। इन उपायों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिशमय का अंगीकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में नई नीतियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस अभिशमय को वर्ष 2003 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा पारित किया गया था तथा भारत ने सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिशमय का अनुसमर्थन किया है। 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिशमय के पक्षकारों का महासभा का यह 9वां सत्र आयोजित हुआ तथा इस बैठक के दौरान भारत को वर्ष 2022 से 26 के हेतु सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। यह भारत की इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल है। पूर्व में भारत ने इस अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, एक तो 2006 से 2010 का, दूसरा 2014 से 2018 और प्रेजेंट में 2022 से 2026 तक का कार्यकाल प्राप्त कर रहा है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें में शामिल है, भारत की कौन कौन सी विरासतें शामिल हैं? पहला रामलीला, रामायण की परंपरागत प्रस्तुति जिसे 2008 में सम्मिलित किया गया था, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, कुटियाट्टम संस्कृत नाट्य कला दोनों 2008 में किए गए, रंगमंच जो गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच इसे 2009 में किया गया, मुडियट्टम ये से केरल के अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक है जिसे 2010 में इस सूची में लाया गया। फिर कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत एवं नृत्य है जिसमें 2010 में किया गया और छऊ नृत्य को भी 2010 में किया गया और 2012 में लद्दाख की बौद्धिक मंत्रोच्चार ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है, इसे 2012 में इस सूची में शामिल किया गया। इसके बाद संकीर्तन जो मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन ढोल वादन एवं नृत्य है जिसे 2013 में अमूर्त सूची में शामिल किया गया।
और 10वें नंबर पर आता है पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला, जिसे 2014 में इस सूची में शामिल किया गया। फिर 11वें नंबर पर आता है योग, जिसे 2016 में शामिल किया गया। 12वें नंबर पर आता है नवरोज, 9 वर्ष के उत्सव का आयोजन, जो 2016 में शामिल किया गया। कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया और कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया। अब पढ़ते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के बारे में। वैश्विक शांति सूचकांक को सिडनी स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। सर्वप्रथम इस सूचकांक को वर्ष 2007 के एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किल्लेरिया ने लॉन्च किया था। स्टीव किल्लेरिया द्वारा वर्ष 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की स्थापना की गई थी। यह रिपोर्ट विश्व में शांति की प्रवृत्तियों, इसके आर्थिक मूल्य तथा शांतिपूर्ण समाज के विकास से संबंधित सर्वाधिक व्यापक और आंकड़ा आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इससे संबंधित तथ्य में 15 जून 2022 को GPI के 16वें संस्करण को जारी किया गया है, जिसमें 163 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में वैश्विक शांति के लिए औसत स्तर में 0.3% की गिरावट दर्ज की है। GPI 2022 के अनुसार विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में 7 यूरोप के हैं। इसके साथ ही यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है। और विगत वर्ष के दौरान मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद भी यह विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र घोषित हुआ है तथा आइसलैंड सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना है, जबकि लगातार 5वीं बार अफगानिस्तान को विश्व के सबसे अशांत देश के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। इसमें जो शीर्ष देश में आते हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, और अशांत देश में आते हैं अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, रूस, दक्षिणी सूडान। अब देखते हैं भारत के बारे में। GPI 2022 में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है और वैश्विक स्तर पर 19वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अब आता है सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्यों में आते हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 अस्थायी सदस्यों को क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश हैं तथा इनमें जो सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला कि अफ्रीकी एवं एशियाई देशों हेतु 5 सीटें आरक्षित हैं तथा पूर्वी यूरोपीय देशों हेतु 1 सीट, और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों हेतु 2 सीट, और पश्चिमी यूरोपीय व अन्य देशों हेतु 2 सीटें शामिल हैं। इससे संबंधित तथ्य में 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु 5 नए सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें नवनिर्वाचित 5 सदस्य हैं। जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वेडोर हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि हेतु 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर 2024 तक के परिषद के सदस्य रहेंगे। यह प्रथम अवसर है जब मोजाम्बिक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता हेतु चुना गया तथा स्विट्जरलैंड को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुना गया है। UNSC में नवनिर्वाचित देशों में भारत, आइसलैंड, केन्या, मैक्सिको तथा नॉर्वे का स्थान लिया, जिसमें 2 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ। उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 5 अन्य स्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबन और संयुक्त अरब अमीरात हैं, और जिसमें हाल ही में जोड़े गए सदस्य हैं जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वेडोर शामिल हैं। अब आता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में। 8 जून 2022 को QS द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। इस रैंक का यह 19वां संस्करण है तथा जिसमें विश्व भर के 1422 विश्वविद्यालय शामिल हैं। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका लगातार 11वें वर्ष शीर्ष पर है तथा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शामिल सर्वाधिक विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, जो समग्र रूप से 11वें नंबर पर है। इसमें पहला संस्थान है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, जो USA में है, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम और हार्वर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत की कुल 41 संस्थान शामिल हैं।
भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को QS वर्ल्ड रैंकिंग में समग्र रूप से 155वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत इस सूची में भारत का शीर्ष संस्थान है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष भारत के 5 भारतीय संस्थान, जिसमें 155वीं रैंक पर है भारतीय विज्ञान संस्थान जो 2022 में 186वीं रैंक पर था। IIT बॉम्बे 2023 में 172वें स्थान पर है और 2022 में 177वें स्थान पर था, जिसमें इस रैंक का सुधार हुआ है। और IIT दिल्ली में 174 और IIT मद्रास में 250 और IIT कानपुर को 264। अब आता है टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में। 1 जून 2022 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई है, जिसमें को तैयार करने हेतु 13 प्रदर्शन संकेतकों को प्रयोग किया गया है। इसमें 31 क्षेत्र एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्रों के 616 शैक्षण संस्थान को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें जापान के 118 विश्वविद्यालय को इस सूची में शामिल किया गया और चीन के 97 विश्वविद्यालय के साथ दूसरे और भारत 71 विश्वविद्यालयों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच बनाए हुए हैं। और फिलिस्तीन के किसी विश्वविद्यालय को पहली बार शामिल किया गया है। इसमें पहली रैंक पर है सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन जो फर्स्ट रैंक है, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन सेकंड रैंक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थर्ड रैंक पर है, हांगकांग विश्वविद्यालय चौथी रैंक पर है, नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 5वीं रैंक पर है तथा शीर्ष 3 भारतीय शिक्षण संस्थानों की सूची, उसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 42वीं रैंक प्राप्त हुई है, JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूर को 65वीं रैंक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ पंजाब को 68वीं रैंक प्रदान हुई है। अब आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के बारे में। यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसे एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट स्थित द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है। EPCI में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों की रैंक प्रदान की गई है। 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया तथा EPI 2022 के तहत 11 श्रेणियों में विभक्त 40 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर विश्व के 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है, जिनमें 3 नीतिगत उद्देश्यों को समूहबद्ध किया गया है, जिसमें पहला आता है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र जीवन शक्ति और तीसरा जलवायु नीति है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान प्रवृत्ति के जारी रहने पर वर्ष 2050 में केवल 4 देश यथा चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे और वर्ष 2050 में कुल 24 देश लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी होंगे तथा इन देशों को द डर्टी 2 डजन नाम दिया गया है। शीर्ष 3 देश डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड है और अंतिम 3 देश में भारत जो 180वीं रैंक पर है, फिर आता है म्यांमार, फिर वियतनाम। ब्रिक्स देशों में भारत की रैंकिंग 180 है, ब्राज़ील की 81, रूस की 112, चीन की 160 और दक्षिण अफ्रीका की 116 है। भारत को 180 देशों की सूची में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है तथा भारत को 2020 में 168वां स्थान प्राप्त हुआ था। अब आता है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के बारे में। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक से ही प्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न हुआ है। यह सूचकांक 15 वर्षों से द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है तथा यह TTCI का TTDI के रूप में रूपांतरण यात्रा या पर्यटन के विकास संकल्पनाओं के संदर्भ में इस सूचकांक की कवरेज के विस्तार को प्रदर्शित करता है। 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 को जारी किया गया है। इस सूचकांक का शीर्षक एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण है, जिसमें 117 देश शामिल हैं, जिसमें शीर्ष देश जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी है और इसमें अंतिम स्थान पर 4 है और भारत ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 54वीं रैंक प्राप्त किया है और यह दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है और 2019 में भारत की रैंकिंग 46वीं थी। अब आता है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022 के बारे में। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ष 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि यह इसका 34वां संस्करण है तथा इसमें 133 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों
के आधार पर विश्व की 63 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया, जो 4 कारकों पर आधारित है, जिसमें पहला आता है आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, आधारभूत संरचना आता है। IMD-WCR के 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें पहले स्थान पर डेनमार्क, फिर स्विट्जरलैंड, फिर सिंगापुर आता है। और भारत ने 6 स्थानों का सुधार करते हुए 37वां स्थान प्राप्त किया है। और इसकी रैंकिंग समग्र प्रदर्शन में 2018 में 44वीं, 2019 में 43वीं, 2020 में 43वीं और 2021 में 43वीं, मतलब 2019 से 21 में 43 रही है, 2018 में 44 रही है और 2022 में 37वीं रैंक है। तथा एशिया प्रशांत के कुल 14 देशों में भारत की रैंक 11वीं है और पिछले वर्ष यह 12वें स्थान पर थी। एक रैंक का सुधार हुआ है। अब आता है वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022 के बारे में। हाल ही में वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट जारी की गई है। पहली बार जारी वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट ने माना है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को पटना स्थित एक शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट को विभिन्न देशों के उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण को समझने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। यह पहली ऐसी रिपोर्ट है जो देशों को उनके विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर रैंक प्रदान करता है। इसमें आता है स्मरणीय तथ्य में वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट में कुल 110 देश शामिल हैं, जिसमें न्यूनतम 10 लाख से जनसंख्या वाले देशों को ही इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। 110 देशों की सूची में मालदीव की जनसंख्या का मानदंड को पूरा न करने के बावजूद इसे शामिल किया गया है तथा इसमें शीर्ष देशों में आता है पहला भारत, दूसरा दक्षिण कोरिया और तीसरा जापान है। इस रिपोर्ट में 110 देशों में भारत का सर्वाधिक समावेशी देश घोषित किया गया है। अब आता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 के बारे में। हाल ही में चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 जारी किया गया। यह रिपोर्ट का 12वां संस्करण है तथा WGI 2022 उदारता से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। इससे संबंधित तथ्य में यह 119 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें वैश्विक व्यय से जनसंख्या के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है, जिसमें पहले नंबर पर आया है इंडोनेशिया, फिर केन्या, फिर USA और भारत को 57वीं रैंक प्राप्त हुई है तथा रैंक के अंतिम स्थान पर है 119वें पर है कंबोडिया, 118वें पर जापान और 117वें पर अफगानिस्तान और 116वें पर मिस्र है। अब पढ़ते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2022 के बारे में। वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया था। इस एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उपलक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त कर लिया जाना है। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों एवं उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति का प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। रिपोर्ट का 7वां संस्करण है। रिपोर्ट के शीर्षक में संकट से सतत विकास तक SDG वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में तैयार करना है। यह इसका शीर्षक है। अब आता है रिपोर्ट के अंतर्गत SDG सूचकांकों डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है, जिसमें 2021 के औसत SDG सूचकांक स्कोर 66.0 है, जिसमें शीर्ष 5 देश हैं, जिसमें फिनलैंड पहला, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्वीडन, चौथा नॉर्वे और 5वां ऑस्ट्रिया है। अंतिम 5 देशों में सूडान, सोमालिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिणी सूडान है, जो 163वीं रैंक दी गई है। भारत को 163 देशों में 121वां स्थान प्राप्त हुआ और भारत का समग्र स्कोर 60.32 है। सतत विकास रिपोर्ट को सतत गोल को प्राप्त करने के लिए सरकारी प्रतिबद्धताओं एवं प्रयासों की दृष्टि से भारत को निम्न SDG प्रतिबद्धता की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक में विगत 3 वर्षों में लगातार गिरावट दर्ज की हुई है, जिसमें वर्ष 2020 में 117वीं रैंक थी और वर्ष 2021 में 120वीं और हाल ही में इसकी 121वीं रैंक है। भारत में SDG में 1, 3, 7, 6, 8, 9 में मध्यम सुधार ही दर्ज किया गया है। भारत SDG 13 जलवायु कार्रवाई और SDG 12 सम्मानीय उपभोग एवं उत्पादन को प्राप्त कर चुका है। बांग्लादेश और कंबोडिया 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने वर्ष 2015 के बाद से SDG पर सबसे अधिक प्रगति की है और वर्ष 2022 में स्वीडन आयातित CO2 उत्सर्जन को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की मंशा की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब आता है वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 के बारे में। UN हैबिटेट
मानव बस्ती और सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में कनाडा के वैंकूवर में मानव बस्तियों पर आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरूप वर्ष 1978 में की गई, जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। हाल ही में यूएन हैबिटेट ने विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 को शहरों के भविष्य की परिकल्पना नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सत्र के दौरान जारी किया गया है तथा वर्ल्ड अर्बन फोरम का यह 11वां सत्र 26 से 30 जून 2022 के मध्य पोलैंड के कैटोविस नामक शहर में आयोजित हुआ था। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य 11 के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन होने का अनुमान है, जो चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक शहरी आबादी वाला देश है। वर्ष 2035 के बाद तक भारत में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 43.2% है और वर्ष 2021 में वैश्विक शहरी आबादी 56% से बढ़कर वर्ष 2050 तक 68% होने का अनुमान है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण का फिनिश होता है, जिसमें सूचकांक, रिपोर्ट, इंडेक्स दिए गए हों, भारत की किस किस क्षेत्र में कितनी रैंक है इसको दिया गया है। इस टॉपिक को आप बार बार देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, जिससे आपको ये रैंकिंग याद होगी और आप एग्जाम में सब अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।